Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the topic light from the subject physics general science for the exam CGPDTM patent officers. This is the lecture number 9. याद रखना इसके पहले के 8 वीडियो आप ज़रूर देखे रहो, उसी से आपका पूरा जनरल साइंस फिजिक्स कवर होगा। फिर लाइट की बात करते हैं तो लाइट एक एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। सपोज़ यहाँ पर कोई लोटस बना हुआ है, इसको देखने के लिए आपको बेसिक एक लाइट की ज़रूरत होती है सो दैट कि ये लोटस आपको विजिबल हो। अगर आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो जिसमें लाइट स्पीड ऑफ लाइट लिखा हुआ है तो एक एक्सटर्नल कॉज यानी एक लाइट की वजह से ही आपको ये सारी स्क्रीन दिख रही होती है। तो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज़ एन एक्सटर्नल कॉज ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू ह्यूमन आई। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी के लिए जो लाइट है उसका इंसिडेंट जो होना चाहिए 1/6 ऑफ सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ही मिनिमम सेकेंड्स में आपकी वो विजिबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो मैं पुराने वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। और जो डेंसर है, डेंसर ये आपके दो बेसिकली मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। मीन्स रेयर और डेंसर नाम से मत आप डरना, बहुत इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। आप बस इतना देखना कि जो डेंसर मीडियम है वहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो आपकी वैक्यूम से कम होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल या आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है, फिर वाटर में, फिर जो आपका ऑयल ऑफ टारपीन, फिर ग्लास, फिर रॉक सॉल्ट और फिर नायलॉन में होती है। तो ये आप सीक्वेंस याद रख लेना, इसको क्वेश्चन में घुमाकर पूछ सकता है। सन से जो भी आपकी लाइट आती है अर्थ तक पहुँचने में, सपोज़ ये सन है और ये हमारा अर्थ है। मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो सन से जो लाइट आती है आपकी, जो आपके यहाँ अर्थ पे पहुँचती है, उसको टाइम लगता है 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। और मून से अर्थ पर आने में मात्र 1.28 सेकेंड लगता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और जो ये लाइट के जो नेचुरल सोर्सेस हैं वो क्या है, सन, स्टार एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ आर द नेचुरल सोर्सेस। आर्टिफिशियल सोर्सेस आपको पता ही है, ट्यूबलाइट वगैरह जो भी आप घर में बना रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो भी लाइट आपको देती है। बट जो नेचुरल सोर्सेस हैं वो सन है, स्टार्स हैं और जो भी आपकी सेल्सियस बॉडी है। तो सन इज अप्लाइंग, जो आपकी सन है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है पर सेकेंड, 4 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है अपनी लाइट को अर्थ में पहुंचाने के लिए। फिर हम यहाँ पे दो टॉपिक की बात कर लेते हैं, बहुत बेसिक सा है। इक्लिप्स होता है, इक्लिप्स आपकी दो इक्लिप्स होते हैं बेसिकली, सोलर और लूनार। जब आपका अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, ठीक है, तो जो आपकी मून की शेडो है वो अर्थ पे पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी ये शेडो आपकी अर्थ पे पड़ती है, तो इसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। सोलर इक्लिप्स आपका न्यू मून के टाइम पर होता है। दो ही लाइन आपको याद रखना है, जब हम सोलर की बात करेंगे तो मून बीच में होगा, ठीक है, और अर्थ पर शेडो आएगी, ये आपकी सोलर है। और ये आपका न्यू मून के टाइम पर होगा। जबकि अगर हम लूनार की बात करते हैं तो लूनार में क्या होता है कि आपका अर्थ बीच में आ जाता है और मून आपका ढक जाता है, मून पे शेडो पड़ती है तो मून विजिबल होना बंद हो जाता है, इनविजिबल काइंड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, द शेडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून, देन द शेडो रीजन ऑफ मून इज नॉट विजिबल एंड दिस पोजिशन इज कॉल्ड लूनार इक्लिप्स। ठीक है, इट अकर्स ऑन द डे ऑफ फुल मून। तो याद रखना, ये जो आपका लूनार है वो फुल मून पर हो रहा है और जबकि जो सोलर है वो न्यू मून पर हो रहा है। ठीक है, कुछ भी ट्रिक याद कर लेना इसको याद करने के लिए कि SN, ठीक है, सोलर में न्यू मून हो जाएगा और आपका यहाँ पर क्या है LF, लूनार में आपका फुल मून हो जाएगा। फिर बेसिक सी लाइट की प्रॉपर्टी है जिसको हम पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है ये सब, इसमें कुछ भी नहीं है। आपका जो इंसिडेंट लाइट, अगर किसी भी आपका जैसे अगर आपका कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, इस पे अगर कोई भी लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं तो वो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो आप, ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब
तो ये जो लाइट है ये जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, जो प्लेन मिरर होता है जिसमें आप अपना इमेज देखते हो, जो अपने घर में जिसमें आप कॉम्ब करते हो, जिसमें आप मेकअप करते हो, वो आपका एज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर एज्यूम किया जाता है। व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस देन इट अंडरगोज अ बैक ऑलमोस्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, सच ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टिव रे है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। प्लेन मिरर जिसके बारे में मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने घर में जिससे आप कॉम करते हैं उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर में जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट जो भी इमेज बनती है, जो इमेज एंड ऑब्जेक्ट जो भी बनता है वो इमेजनरी बनता है, इक्वल साइज़ का बनता है और बेसिकली लिटरली इन्वर्टेड बनता है। लाइक अगर आपका सपोज एल इस साइड आपका ऐसा है तो जो मिरर पे जो इमेज बनकर आएगी वो लिटरली जो आपका लेटरली इन्वर्टेड होगी। तो ये 3 लाइन्स सिर्फ आपको याद रखनी है, इमेज आपकी इमेजनरी है, इक्वल साइज़ की है और लेटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, और जो भी आपका ये जो प्लेन मिरर होता है जो उसका बैक साइड होता है वो सिल्वर या मरकरी से मतलब बेसिकली इसको पॉलिश किया जाता है जिससे ये एज अ रिफ्लेक्टर वर्क कर सके। ठीक है, ये इमेज भी आपको समझ में आ रही होगी कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जब इस प्लेन मिरर पर जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका देखिए इमेजनरी एक सेम साइज़ का लेटरली इन्वर्टेड इमेज बन रही है। उसके बाद से जो कुछ फैक्ट हैं वो आप याद रख लेना, यहाँ से जो इसके फॉर्मूले हैं यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर जो बॉडी है वो मतलब जो इमेज है वो अगर v स्पीड से फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है तो जो आपकी इमेज जो भी अपीयरिंग इमेज है वो आपकी 2v स्पीड से मूव करेगी। उसके अलावा क्या है कि जैसे आप कभी कभार देखते हो कि आपके घर पे जो मिरर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपका सिर्फ फेस आता है या हाफ ऑफ द बॉडी आती है। तो मिरर की साइज़ क्या होनी चाहिए कि आपका फुल बॉडी उसमें कवर हो जाए, तो जो आपके साइज़ की हाफ साइज़ तो एटलीस्ट होनी चाहिए जो भी आपकी हाइट होगी, सो दैट कि आपका पूरा इमेज उस मिरर में दिख सके। फॉर शोइंग फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द साइज of the plane mirror should be least half of the object। ठीक है, उसके अलावा आपको याद है कि इफ इंसिडेंट जो रे होती है उसको कांस्टेंट रखेंगे तो जो प्लेन मिरर है उसको थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपकी 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगी। सेम इसी तरीके से है कि अगर इफ 2 प्लेन मिरर आर इंक्लाइन टू ईच अदर, जैसे ये भी एक प्लेन मिरर है और ये भी एक प्लेन मिरर है, ये दोनों एक दूसरे पर अगर इंक्लाइन करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो किस तरीके से निकालेंगे। सपोज अभी इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा, तो हमें नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अगर हम इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख लेते हैं, सपोज हमने मान लिया ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होता जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 और 4 माइनस 1 तो टोटल 3 बनेंगी। तो अगर दो प्लेन मिरर राइट एंगल पर रखे हुए हैं, मतलब ये पॉलिश्ड है, मतलब मैंने दिखाने का तरीका गलत किया हुआ है, हाँ, ये दो प्लेन मिरर अगर पॉलिश्ड वे में 90 डिग्री एंगल पर रखे हुए हैं तो बेसिकली इसमें जो इमेज फॉर्म होंगी वो 3 इमेजेस फॉर्म होंगी। और अगर दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपकी इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगी। तो बस आपको प्लेन मिरर इसके एप्लीकेशंस याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट इन केस अगर कभी कभार पेपर थोड़ा भी स्विच कर दिया या कुछ भी कर दिया तो आपको एटलीस्ट आपका ये रहेगा कि आपने सब्जेक्ट टॉपिक कवर किया हुआ है। जो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए वो स्टार्टिंग के 3 वीडियो में ही कर दिए हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर जो होता है वो आपका एज अ कन्वर्जिंग मिरर बेसिकली वर्क करता है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर लाइट जाती है और एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है। बेसिकली इसका यूज़ करते हैं हेडलाइट में, टॉर्च में, हेड मिरर में, माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप्स में। उसके अलावा एक कॉन्वेक्स मिरर होता है जो डाइवर्ज करने का काम करता है। देखो यहाँ पर लाइट जा रही है तो कॉन्वेक्स मिरर से टकरा कर जा रही है तो डाइवर्ज हो जा रही है, ठीक है। तो याद रखना जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका बेसिकली यूज़ होता है, जैसे आप जो देखते हो जो मतलब मोटर कार में, ट्रक में जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, जो साइड के मिरर्स होते हैं, उसमें हम बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो बस इसके एप्लीकेशंस और जो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव में आप कंफ्यूज हो गए और गलत मार्क करके आ जाओगे, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है कि कॉन्केव सी कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो ये आपका डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें याद ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर जो आपका डाइवर्जिंग मिरर है उसको आपका यूज़ मैंने बता दिया है। अब मैं बात करती हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अभी आपने पढ़ रहा था, अभी आप पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, अभी मैं बात करती हूँ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक जगह से मतलब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जो जाता है तो आपकी लाइट क्या होती है कि रिफ्रैक्ट कर जाती है। होपफुली आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। देखिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अभी लास्ट वाले में देखा था कि आपने ये आपका ऐसे चला गया था, जबकि ये अब ऐसे नहीं जाएगा, मतलब सेम ही जो आपके सेम सब्सटेंस है उसी में रिफ्लेक्ट ना होके आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जा रहा है। तो ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन बन रहा है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका N1 कौन सा मीडियम है और N2 कौन सा मीडियम है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। इसके जो इंसिडेंट हैं वो आपका देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार एट नाइट, जो लाइट्स में जो स्टार आपके शाइन करते हैं तो वो आपका बेसिकली रिफ्रैक्शन की वजह से करते हैं। अ फिश इनसाइड द वाटर सीम्स अपलिफ्टेड, जो आपकी जो फिशेस होती हैं पानी में वो आपको थोड़ी ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। स्ट्रेट रोड संक इनसाइड द वाटर सीम्स टू बी बेंड। तो ये कुछ कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी, आपको बस ये डेंसर और रेयर एक मीडियम है, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे डेंसर पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेते हैं, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और रेयरर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो जब भी ये डेंसर से रेयर में जाएगी, तो जब ये आपका डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से आपका अवे बेंड करेगी, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। और जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, टूवर्ड्स की तरफ बेंड करेगी, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताया है कि जब आपका इंसिडेंट रे है और वो आपकी रिफ्रैक्ट ना होने की बजाय एक ऐसा एंगल आता है, मतलब जो आपका क्रिटिकल एंगल इसको कहते हैं, कि जो इंसिडेंट रे यानी आप इंसिडेंट रो को ऐसे क्रिटिकल एंगल पर भेजो कि जो आपकी रे है रिफ्रैक्ट ना होने की बजाय वो उसी सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे मस्ट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जो आपका रिफ्लेक्शन है उसके लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लाइट है वो डेंसर से रेयर में जाए और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक क्रिटिकल एंगल होता है, जैसे अभी ये क्रिटिकल एंगल से कम है तो ये रिफ्लेक्ट कर जा रही है। जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो होगा तो वो आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तीन ऑप्शन आ जाएंगे, लेस देन क्रिटिकल एंगल, इक्वल देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसिडेंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओवर द ब्राइटनेस इन द डायमंड्स। जो आपके इसके एप्लीकेशंस देख सकते हैं, जो डायमंड है वो जो शाइन करता है तो वहाँ पर जो आपका बेसिकली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जो इसमें क्रिटिकल एंगल होता है जो डायमंड का वो बहुत कम होता है, 24 डिग्री। ऑप्टिकल इल्यूजन में आप इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख सकते हो। मिराज में जैसे देखते हो कि आप जो ट्री जो डिज़र्ट्स वगैरह हैं आपका, वहाँ पर जो ट्री हैं वो इन्वर्टेड की तरह अंडरग्राउंड में ऐसे हैंग किए हुए दिखते हैं, तो वो भी बेसिकली आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ऑप्टिकल फाइबर में होता है। जो आजकल आप 4G 5G जो आप आजकल वाईफाई देख रहे हो, स्पीड उसकी इतनी अच्छी है वो इसीलिए है कि अब पहले के ज़माने में हम कोएक्सियल केबल वगैरह यूज़ करते थे, तो कोएक्सियल केबल वगैरह को रिप्लेस करके अब हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये आप डायग्राम देख रहे होगे यहाँ पर, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है। ये बेसिकली एक वायर टाइप सा होता है, इसके अंदर आपके दो मीडियम होते हैं और जो ये रे होती है, जो आप ये लाइट देख रहे हो, ये इसी के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हुए आगे की तरफ मूव करती जाती है। देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लाइट जो है ये इस वायर से बाहर नहीं निकल रही है क्योंकि यहाँ पर जो आपका बनाया गया है कि ये क्रिटिकल एंगल से अंदर जा रही है और इसी के अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे की तरफ पास होती है। इसमें स्पीड बहुत अच्छी होती है कोएक्सियल केबल से, इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं जो
अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। यूज़ जो आपको बता दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज़ है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो, तो उसको हम बेसिकली लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके हम इसको भेजते हैं। तो टू सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ लाइट सिग्नल, जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रही होती है, हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इसके अंदर भेजने के लिए, जो ऑप्टिकल केबल है इसके अंदर भेजने के लिए इसको पहले लाइट सिग्नल में चेंज करते हैं, इसके अंदर ये लाइट सिग्नल में जा रही होती है और वापस से तो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही चाहिए ना भाई, हमें इनपुट में इलेक्ट्रिकल भेजा है तो हमें आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल चाहिए होगा। तो फिर हम यहाँ पर एक डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर वगैरह लगाकर इसको वापस से ऑप्टिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके इनपुट ले लेते हैं। टू सेंड लेज़र लाइट इंसिडेंट ह्यूमन बॉडी, जो उसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ है, टू सेंड लेज़र लाइट रेज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है। ओल्ड कॉपर केबल को जो है उसको ऑप्टिकल फाइबर में रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद पॉइंट आता है डिस्पर्सन का, जो मैंने आपको बताया था विवक्यूर। विजिबल लाइट में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो लाइट होती है वो आपके 7 फॉर्म में टूट जाती है, विवक्यूर कहते हैं इसको। याद रखने का फॉर्मूला याद रख लेना, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी प्रिज्म में तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है और ये बेंड हो जाती है बेस की तरफ प्रिज्म में। यहाँ पर ये याद रखना है कि देखो जो डेविएशन हो रहा है, जो डिस्पर्जन हो रहा है, वो आप देखोगे कि वॉयलेट लाइट का ज़्यादा हो रहा है, वॉयलेट लाइट ज़्यादा डिस्पर्स कर जा रही है जबकि रेड लाइट इतना डिस्पर्स नहीं कर रही है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, वाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो वॉयलेट लाइट, वॉयलेट जो रे है वो आपका डेविएट ज़्यादा करती है, जबकि जो रेड कलर है वो लीस्ट डेविएट करता है। तो इसमें वेवलेंथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, हम जिसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिकली फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, यानी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जो वहाँ पर आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वी से शो कर लो, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्रैटनिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वॉयलेट है, इसमें क्या है, लार्जेस्ट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लार्जेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो क्या होगा कि जो आपका वेवलेंथ है वो वहाँ पे सबसे कम होगा, लीस्ट वेवलेंथ होगा। याद रखना जो आपका रेड कलर है, जो अभी मैंने आपको प्रिज्म में दिखाया था कि यहाँ पर रेड है, ऊपर रेड है और सबसे नीचे वॉयलेट है। तो जो रेड है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलेस्ट है तो वहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड है और लीस्ट स्कैटरिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना कि वॉयलेट में लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखोगे और ये जो इसके रिलेशन से याद रखोगे तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट आता है रेनबो। रेनबो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर आप कोई कलर, जब आप घर में पेंट करवा रहे होते हो तो आप देखते हो कभी अपने पेंट बनवाने के लिए जाना कभी एशियन पेंट्स वगैरह की शॉप पर, तो बेसिकली एक वाइट कलर में ही बेसिकली जो 3 कलर है, रेड, ब्लू, ग्रीन, और मतलब इन्हीं कलर को मिक्स करके वो बाकी सारे कलर्स बनाते हैं। आप कभी मजेंटा, सायन, ऐसे डिफरेंट कलर्स के नाम देखोगे ना तो उनकी कुछ कोडिंग फिक्स होती है कि इतने अमाउंट में रेड, इतने अमाउंट में ब्लू, इतने अमाउंट में ग्रीन। उनको हाथ से नहीं मिलाते, वो मशीन के थ्रू उन्होंने कोडिंग फिक्स कर रखी है, तो हमेशा फिक्स कलर मिलेगा आपको। तो उसी को हम बेसिकली रेनबो की तरह कह सकते हैं। व्हेन फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड टोटल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कोइंसिडेंटली, तो दैट इज कॉल्ड रेनबो। तो कलर टीवी जो है, जो आप कलर अपने टीवी में जो कलर्स देखते हैं वो भी बेसिकली रेनबो का ही एग्जांपल है। जो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर ये रेड कलर आपको ज़्यादा दिख रहा है तो इट इज़, तो इसमें रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारे कलर आपके ऑब्जेक्ट जो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर जा रहे हैं। तो ये दे दी है। होपफुली आपको लाइट पसंद आई होगी, लाइट ये वीडियो पसंद आया होगा लाइट का। फिजिक्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, लाइक जो अभी आपका बैलेंस ब्रिज का, लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वर्क और प्रेशर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उसके लिए मैं एक 15-20 मिनट का या थोड़ा लॉन्गर वीडियो बन जाएगा, वो मैं लेकर आऊँगी न्यूमेरिकल का स्पेशली। तो उसको भी ज़रूर सुनना। उसको सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जी जान लगा के तैयारी करो, बहुत अच्छे से पढ़ो। हार्डली अब आपके पास बिल्कुल 30 डेज़ बचे हुए हैं और बिल्कुल आप करंट अफेयर्स का भी मैं जल्दी वीडियो शुरू करने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल इंग्लिश के एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह पर डे थोड़े थोड़े से देखते जाओ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और बाकी जनरल साइंस तो मैं आपको कराती ही चल रही हूँ। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू।